दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 1946 से 1949 के दरमियान जब हमारे संविधान निर्माता संविधान बनाने के लिए बैठे होंगे, तब उन्होंने ये कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दौर ऐसा भी आएगा, आजादी का 100 बरस बीतने के पहले ही वो दौर ऐसा आएगा जिसे कहा तो अमृत काल जाएगा। लेकिन अमृत काल के उस दौर में भारत की संसद के अंदर वो सब कुछ देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी। यानी विपक्ष को अहमियत नहीं दी जाएगी, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा, सदन के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बिना चर्चा के वॉइस वोट से ध्वनि मत से वोटिंग करा दी जाएगी, प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मौके पर संसद में नदारद रहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब के आगे भी आज चीजें देखने को मिली है, और इन सब के आगे जो चीजें देखने को मिली है उन पर यदि गौर किया जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमुख विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा, यानी उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 94C में इसकी व्यवस्था है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ रिमूवल के प्रोसेस यानी पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे अविश्वास प्रस्ताव कह देते हैं, लेकिन यह सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, बल्कि अध्यक्ष को, अध्यक्ष की गरिमा को, अध्यक्ष के पद को कहीं ना कहीं निष्पक्षता के अनुरूप न मानते हुए यदि यह विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विचार कर रहा है तो यह साधारण घटना नहीं है। आप सदन के अंदर देखें किस तरह की चीजें हालिया दौर में हुई है। सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा विपक्ष के नेता को। पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी मैगजीन, कारवां मैगजीन के अंश को पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, और यह कहकर पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई कि उसमें जो छपा है वो नरवणे की किसी ऐसी किताब का मामला है जो अब तक अप्रकाशित है। भारत की संसद में इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सदन के अंदर किसी किताब या किसी पत्रिका को उद्धृत करने से किसी को रोका गया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाए। कभी ऐसा इस सदन के अंदर नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर महिला सांसदों पर अध्यक्ष के आसन की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की जाए जो कहीं ना कहीं आसन की मर्यादा के अनुकूल जान पड़े। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सांसदों का निलंबन बिना किसी वाजिब कारण के कर दिया जाए। वैसे नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में लोकसभा हो या राज्यसभा, सांसदों के निलंबन की एक परंपरा रही है। खुदरा में नहीं, थोक में मास एक्सपल्सन की एक परंपरा रही है। राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक तकरीबन 150 सांसद दोनों सदनों को मिलाकर एक बार सस्पेंड कर दिए गए थे, और यही इस सदन की मौजूदा रवायत है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों, देश और दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए जो एक खुली बहस का सर्वोच्च मंच है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, उस संसद के दोनों सदनों में चर्चा के पहले वो तमाम तरह की बंदिशें विपक्ष के ऊपर लगती है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे यदि किसी किताब को कोट करें, उन पर कोई बंदिश नहीं लगती, वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यदि किसी पत्रिका को उद्धृत करें तो उन्हें साफ साफ आसन की तरफ से बोलने से रोका जाता है। आखिर कई ऐसे सवाल खड़े क्यों हुए जहां अध्यक्ष का आसन, जिसे एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह माना जाता है, उस संस्था के ऊपर सवाल खड़े हो गए। इस देश की रवायत तो यह थी कि अध्यक्ष के आसन की गरिमा को बचाने के लिए लोगों ने अपनी पार्टी से पंगा ले लिया। मसलन सोमनाथ चटर्जी को याद कीजिए। सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को बचाने के लिए, अध्यक्ष पद की शपथ ले चुके व्यक्ति को दलगत राजनीति से ऊपर रखने के लिए अपनी पार्टी सीपीएम, उसकी पोलित ब्यूरो और उसके नेता प्रकाश करात से सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर पंगा ले लिया था, और उसकी कीमत भी उन्होंने चुकानी पड़ी। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष पद की गरिमा के साथ समझौता नहीं किया। तो क्या आज गरिमा के साथ समझौता हो रहा है? अब तक जो अपुष्ट खबरें आ रही है, उन खबरों पर यकीन करें तो तकरीबन 100 के करीब इंडिया गठबंधन के लोकसभा सांसद इसके लिए तैयार हो गए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, यानी उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जाए। सबको पता है कि लोकसभा में सरकार के पास साधारण ही सही, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बूते बहुमत हासिल है।
और जब नीतीश नायडू के बूते बहुमत हासिल है तो नीतीश कुमार पटना में ओम बिरला के साथ मंच साझा करें या ना करें, लेकिन सदन के अंदर साधारण बहुमत से ही सही ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और ऐसा प्रस्ताव, अध्यक्ष को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है, उसे रखने की एक परंपरा है, एक कानून है। संविधान का अनुच्छेद 94C ये कहता है कि यदि सदन के कुछ सदस्य ये चाहते, उन्हें लगता है कि अध्यक्ष का आसन गरिमा के अनुरूप नहीं है या अध्यक्ष को हटाया जाना जरूरी है, तो अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व एक ऐसा प्रस्ताव देना जरूरी है, पद से हटाने का एक ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष के खिलाफ सदन को दिया जाना जरूरी है जिस पर सदन के कम से कम 50 सांसदों के दस्तखत हो। आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पास 240 से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है, यानी लोकसभा में सरकार बनाने के लिए जितने सांसद चाहिए उससे बमुश्किल 2.5 दर्जन सांसद, 2 या 2.5 दर्जन सांसद इंडिया गठबंधन दूर है। लिहाजा प्रस्ताव रखने के लिए जो 50 सांसद चाहिए उसकी जरूरत तो बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव पारित हो पाएगा? निश्चित तौर पर मौजूदा हालात में ऐसे प्रस्ताव का पारित होना लगभग असंभव है, लेकिन प्रस्ताव का पारित नहीं होना और प्रस्ताव का पारित हो जाना मुद्दा सिर्फ इतना भर नहीं है। बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष की कार्यप्रणाली ने, लोकसभा स्पीकर की कार्यप्रणाली ने बिखरे हुए माने जा रहे विपक्ष को एकजुट कर दिया। एक तरफ सर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक तौर पर बहुत आक्रामक तरीके से पेश आ रही है। बंगाल का जो मिजाज है, उस मिजाज में आक्रामकता बंगाल के जनमत के द्वारा पसंद की जाती है और भारतीय जनता पार्टी के रवैये ने ममता बनर्जी को यह मौका दे दिया है कि उस आक्रामकता का वो सार्वजनिक तौर पर इजहार कर सके। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, लिहाजा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दल है, अखिलेश यादव के 37 सांसदों की पार्टी, वो पार्टी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के सामूहिक फैसले के साथ खड़ी है, जैसा डिंपल यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सवाल यह है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा विपक्ष को? तो पहली चीज ये कि विपक्षी एकता का सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी को जो सब बातें कहने से रोका गया सदन के अंदर कि आप चर्चा नहीं कर सकते, इस प्रस्ताव के जरिए राहुल गांधी वो सारी बातों की चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो यहां तक आरोप है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील का जो मामला है, उस ट्रेड डील के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संसद में चर्चा होनी चाहिए थी, वो चर्चा नहीं हो रही है, उसकी इजाजत नहीं दी जा रही। आखिर इस देश के किसानों के साथ, इस देश के उद्योग के साथ, इस देश के सर्विस सेक्टर के साथ यदि कोई कंप्रोमाइज की स्थिति बन रही है तो क्या संसद को यह जानने का हक नहीं है? क्या संसद के माध्यम से इस देश को यह जानने का हक नहीं है? क्योंकि सरकार कई जगह विभाजित या कंफ्यूज दिखती है, ये अब साफ साफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कुछ तो छुपाया जा रहा है। ये एक नहीं अनगिनत मौकों पर साफ हो चला है। आज मैं बात एप्स्टीन फाइल की नहीं कर रहा, आज कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिसकी चर्चा जरूरी है। मसलन भारत अमेरिका ट्रेड डील के कुछ बिंदुओं पर अगर पीयूष गोयल से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं विदेश मंत्रालय जवाब देगा, विदेश मंत्रालय कहता है कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जवाब देंगे। अब जयशंकर उन पीयूष गोयल के मत्थे मढ़े या जयशंकर का मंत्रालय पीयूष गोयल के मत्थे मढ़े, पीयूष गोयल या उनका मंत्रालय जयशंकर के मत्थे मढ़े और देश इस कंफ्यूजन में चलता रहे कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यूजीसी का मसला एक अलग मसला है और इन सब के बीच अखबार की खबरों पर यकीन करें तो पीएम केयर फंड के ऊपर कोई चर्चा न हो, ऐसा निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा लोकसभा सचिवालय को दिया गया है। अब पहली बात यह कि क्या यह संविधानेतर सत्ता या व्यवस्था नहीं है कि लोकसभा सचिवालय को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश जाने लगे, वहां से कहा जाने लगे कि किस विषय पर चर्चा होने देनी है और किस विषय पर नहीं होने देनी है। लोकसभा सचिवालय किसी भी पीएमओ या किसी भी मंत्री के कार्यालय से निर्देशित नहीं होता है। हमारा संविधान यही कहता है, वो एक स्वतंत्र निकाय है, वो एक अर्धन्यायिक संस्था जैसा स्पीकर का दफ्तर है जहां चीजें तय होती है कि किस मामले पर चर्चा होनी है, किस मामले पर चर्चा नहीं होनी है। और पीएम केयर फंड जिसमें नाम पीएम का लग गया, वो सरकारी कैसे नहीं है? और यदि वो सरकारी है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो पैसे कहां गए, वो पैसे किनसे लिए गए, क्या केंद्रीय कर्मचारियों पर दबाव बनाकर पैसे लिए गए?
कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज की तारीख में इस देश को मिल नहीं पा रहा है। और जब सवालों का जवाब देने की बारी आती है या इन सवालों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो एक खुला मंच होता है, उस अभिभाषण के दरमियान जब विपक्ष के नेता को चर्चा करने से रोका जाए, जिक्र करने से रोका जाए, तो सवाल न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा का है, बल्कि सवाल देश के अंदर की आंतरिक नीति का भी है। सवाल इस देश में बेरोजगारी और रोजगार का भी है। सवाल इस देश के अंदर सामाजिक सौहार्द का भी है। तो सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की उस साख का भी है जिस साख को बनाने में जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। तो क्या मौजूदा दौर में उस साख का बटाधार करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पद का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? इन सारे सवालों पर विपक्ष के जो आरोप है, उन आरोपों पर आखिर चर्चा कैसे होगी? अगर इस चर्चा को थोड़ा व्यापक दायरे में देखने की कोशिश करें तो पिछले 10-12 साल के कार्यकाल की अगर हम जिक्र करें तो कई बातें साफ होती है। पहली बात, 1950 में इस देश का सुप्रीम कोर्ट बना। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। यानी इन 64 सालों में जितनी संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट को नहीं बनानी पड़ी, उससे कहीं ज्यादा संविधान पीठ 2014 से 2025 के 11 सालों में सुप्रीम कोर्ट को बनानी पड़ी। आखिर संविधान पीठ बनती क्यों है? संविधान से जुड़े हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी, अगर कोई विचारणीय प्रश्न जिसका संसद या सरकार या आम तौर पर कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम उसका हल नहीं निकाल पाती, तो इसके लिए संविधान पीठ बनती है। और दूसरी संविधान पीठ बनती है सत्ता की कारगुजारियों को लेकर कि क्या सत्ता ने कोई ऐसा काम किया है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। ज्यादातर संविधान पीठ जो मोदी सरकार के दौर में बनी है, वो संविधान पीठ सत्ता की कारगुजारियों के ऊपर बनी है। चाहे वो एनजेएसी के रूप में संविधान संशोधन हो, जजों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में लेने का सरकार का फैसला हो, सिरे से खारिज किया गया। चाहे वो दिल्ली सरकार के अधिकारों को तय करने के लिए, अरविंद केजरीवाल सरकार के अधिकारों को तय करने के लिए संविधान पीठ बनाना हो, 2-2 बार ये नौबत आई। चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो आधार को लेकर राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा हो, हर ऐसे मौके पर देखा गया कि इस देश के अंदर संविधान पीठ बनती चली गई। और कहीं ना कहीं इसमें सत्ता की कारगुजारियां जिम्मेदार थी, आम लोग जिम्मेदार नहीं थे। संविधान के अंदर की व्यवस्था जिम्मेदार नहीं थी। नागरिक समाज से आया हुआ, उपजा हुआ कोई सवाल, जैसे केशवानंद भारती का मुद्दा था, जैसे साहबानों का मुद्दा था, उस तरह का कोई मुद्दा जिम्मेदार नहीं था, बल्कि सत्ता की कारगुजारियां जिम्मेदार थी। और तो और उद्धव ठाकरे की सरकार को जिस प्रकार से डिस्टेबलाइज किया गया, जिस प्रकार से गिराया गया, उसके लिए भी संविधान पीठ बनी। गवर्नर से लेकर स्पीकर और पार्टी व्हिप तक के अधिकार तय हुए। तो क्या मौजूदा दौर में अब लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों की भूमिका के लिए भी संविधान पीठ बनानी पड़ेगी? ये एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है। और इन सवालों को लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक उपचार की शक्ति है, क्या वो संवैधानिक उपचार करने की संसद की शक्ति अब खत्म हो चली है? क्या संसद के अंदर वो ताकत नहीं बची कि अपने मुद्दे को वो खुद ही सुलझा ले? इन सारे सवालों को मौजूदा दौर में, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में यदि तलाशने की कोशिश करें तो 2-3 बातें साफ होती है। पहली, लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर लंबे समय से विपक्ष को आपत्ति रही है। 8 महिला सांसदों ने आज, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल है, इन लोगों ने, इन 8 सांसदों ने सीधे सीधे स्पीकर को चिट्ठी लिख करके कहा है कि सदन के संचालन में निष्पक्षता का आभास होना चाहिए और अपनी कार्यप्रणाली को बदलने की जरूरत है तो अध्यक्ष बदलने की कोशिश भी करें। क्या वाकई अध्यक्ष की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है? विपक्ष के आरोप हैं और विपक्ष किसी भी देश में सत्ता के ऊपर आरोप लगाता रहा है, लेकिन आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि आसन के ऊपर विपक्ष के आरोप लगे और उसमें से पक्षपात की बू यदि विपक्ष को आने लगे तो कहीं ना कहीं सत्ता से ज्यादा सिस्टम के फेल्योर का खतरा महसूस होने लगता है। याद कीजिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का दौर, राज्यसभा के अंदर 36 बार से ज्यादा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने रोकने और अपने तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा था। क्या तथ्यों को ऑथेंटिकेट करने के लिए आसन की तरह से हर 1-1.5 मिनट पर रोकने की पूर्व में कोई रवायत थी? स्वाभाविक है कि नहीं रही थी। तो फिर
मल्लिकार्जुन खड़गे को रोका क्यों गया? और जब वही धनखड़ ये एहसास करने लगे कि सत्ता और सिस्टम के साथ चलने से व्यवस्था के अंदर एक अलग किस्म का सड़ांध पैदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं धनखड़ के सामने वो परिस्थितियां पैदा की गई कि उन्होंने अचानक रहस्यमयी तरीके से इस्तीफा दे दिया और पूरे देश को आज तक नहीं पता चला कि आखिर कौन सी वो स्वास्थ्य की समस्या थी जिससे धनखड़ सदन का संचालन नहीं कर सकते थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रह सकते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या आएगी तो जगदीप धनखड़ के लिए आएगी और उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो स्वास्थ्य की समस्या को गिनाकर अपना इस्तीफा रखने की कोशिश करें। तो क्या ओम बिरला को भी धनखड़ जैसी विदाई मिलने की बातें हो रही है? आने वाले वक्त में क्या होगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो या एकनाथ शिंदे हो, मौजूदा दौर में सत्ता और सिस्टम को दिल्ली से अपने राज्य के लिए संसाधन खींचने या अपने राजनीतिक जुगाड़ तंत्र को दुरुस्त करने की कोशिशों तक इनकी भूमिका को भी यदि राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों में उकेरने की कोशिश करे तो दुनिया उसी तरह याद करेगी कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। क्या उसी स्थिति में नीतीश कुमार, नायडू और एकनाथ शिंदे जाकर खड़े हो रहे हैं? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द सिर्फ राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वही नहीं जूझ रहे, सिर्फ इंडिया गठबंधन के 240 सांसद नहीं जूझ रहे, बल्कि इस देश के आम आवाम जूझ रहा है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें यूजीसी का सर्कुलर आता है तो सुप्रीम कोर्ट को स्टे लगाना पड़ता है, राज्यों में संवैधानिक संकट होता है तो सुप्रीम कोर्ट को रास्ता निकालना पड़ता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट को समाधान निकालना पड़ता है, और संसद के अंदर कौन सा बिल मनी बिल होगा, कौन से बिल पर कब चर्चा होगी, इस बारे में अध्यक्ष के जो फैसले होते हैं वो फैसले कहीं ना कहीं विवाद का केंद्र बन जाते हैं। लेकिन तब भी सिस्टम के अंदर से हम बहुमत में हैं तो कुछ भी कर लेंगे। बहुमत हमें देश चलाने के लिए नहीं बल्कि देश के ऊपर लाठी तंत्र को स्थापित करने के लिए मिला है। ये परिस्थितियां जब 2014 से 24 के बीच विद्यमान थी और उन परिस्थितियों का अंत जनादेश के माध्यम से बैसाखी पर टिकी सरकार के रूप में 2024 में देखने को मिला, तो क्या तब भी बैसाखियों को पंगु बना दिया गया है? और बैसाखियां भी सत्ता के साथ सिस्टम का खामियाजा उसी तरह से भुगत रही हैं या पूरे देश को भुगतने पर मजबूर कर रही हैं, जिससे स्पीकर के खिलाफ पद से हटाने का संकल्प या प्रस्ताव लाने की परिस्थितियां पैदा हो रही है। ओम बिरला के आचरण को अगर देखें तो आमतौर पर विपक्ष के प्रति जो उनका रवैया है वो जग जाहिर है, और सत्ता पक्ष के प्रति जो उनका रवैया है वो भी जग जाहिर है। लेकिन क्या दुनिया के किसी भी देश में संसद इसी तरह से चलती है? ब्रिटेन की संसद में एक ही कार्यकाल में कई कई प्रधानमंत्रियों को बनते और हटते देखा गया। एक भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी बने, वो भी गए, अभी दूसरे प्रधानमंत्री भी हैं। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोई और एशियाई मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है या बन सकती है, लेकिन अध्यक्ष के आसन के ऊपर वहां सवाल खड़े नहीं हुए। अध्यक्ष के आसन के ऊपर भारत में उस तरह से सवाल मीरा कुमार से लेकर जीवी मावलंकर तक किसी भी दौर में इस तरह से खड़े नहीं हुए जैसे आज खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस तरह की परिस्थितियों के लिए ओम बिरला का चुनाव जानबूझकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने किया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओम बिरला से ज्यादा सक्षम सांसद की कमी हो गई थी? आज की परिस्थितियों को देखें तो 2-3 राजनीतिक नफा नुकसान साफ दिखाई देते हैं। पहला, जिन चीजों पर चर्चा से राहुल गांधी को रोका जाता है, अविश्वास प्रस्ताव यदि स्पीकर के खिलाफ आता है या रिमूवल प्रोसेस, पद से हटाने का संकल्प यदि स्पीकर के खिलाफ आता है, तो किस वजह से रोका गया, इसी बहाने वो सारी चीजों की चर्चा कर सकेंगे। चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो नरवणे साहब की किताब हो, चाहे वो सांसदों का निलंबन हो, चाहे वो देश के समक्ष दूसरे मुद्दे हो, चाहे वो पीएम केयर फंड का जिक्र हो, तमाम मसलों की चर्चा वो कर सकेंगे। या सत्ता के गोदी सेठ की भारत से लेकर अमेरिका तक की भूमिका हो, या ट्रंप के दावे हो, ट्रंप के टैरिफ हो, तमाम टैरिफ से लेकर इस देश की अंदरूनी परिस्थितियों की चर्चा उसी बहाने संसद में हो सकेगी। तो क्या वाकई इस देश के संसद के अंदर नैतिकता की वो ताकत अब इतनी नहीं बची है कि बिना अविश्वास प्रस्ताव के, बिना सत्ता या स्पीकर के खिलाफ किसी
रिमूवल प्रोसेस के प्रस्ताव के बिना क्या कोई सार्थक चर्चा सदन में हो नहीं पाएगी? इन सारे सवालों को देखकर अब एक बात साफ लगता है कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने इस मामले में एकजुटता दिखाई है कि उसके सांसद चाहे प्रस्ताव गिर जाए या पास हो जाए, चाहे बिरला की गति धनखड़ वाली हो या ना हो, विपक्ष एकजुट रहेगा। तो उस एकजुटता के बीच में क्या अब नीतीश नायडू और शिंदे के सामने भी सोचने वाली परिस्थितियां हैं कि अब फैसले उन्हें लेने होंगे? शिंदे का क्या हाल महाराष्ट्र में किया गया वो सभी जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ बंगाल चुनाव के बाद कौन सा खेल खेलने की तैयारी है, इसकी चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली की सड़कों पर आम है। और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका, जो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और शिंदे के राजनीतिक रुख का इंतजार करते बताए जाते हैं, उनकी भूमिका क्या होगी, उसको लेकर पूरा का पूरा राजनीतिक खेल जग जाहिर दिखता है। तो क्या ये सारा खेल बजट सत्र के दरमियान ही आ जाएगा? सबसे पहले हमें इंतजार करना होगा कि अभी जो प्रस्ताव इंडिया गठबंधन के भीतर विचाराधीन है कि क्या स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने का नोटिस दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अपुष्ट खबरों के मुताबिक इस पर एक मना स्थिति तैयार हो चुकी है कि नहीं, नोटिस तो दिया जाएगा, चर्चा भी कराई जाएगी और 70-80 के करीब सांसद, जो 50 के जरूरी आंकड़े से ज्यादा हैं, वो इस पर दस्तखत करने के लिए तत्काल प्रभाव से तैयार हो गए हैं। तो क्या इसके बाद की परिस्थितियां सदन के अंदर कुछ और ऐसी अप्रिय परिस्थितियां देखने को मजबूर करेंगी? जिस तरह की अप्रिय परिस्थितियों का जिक्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कर रहे थे, वो सारी बातें काल्पनिक थी या वास्तविक, वो ओम बिरला जाने। लेकिन आज की तारीख में वास्तविकता जो दिखाई दे रही है वो यही है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एक सांसद नहीं, बल्कि लोकसभा में घोषित तौर पर मान्यता प्राप्त नेता विपक्षी दल है। यहां तक कि शैडो प्राइम मिनिस्टर तक कहा जाता है ब्रिटिश मॉडल में विपक्षी नेता को। तो उनको लेकर के जो सवाल सत्ता पक्ष के इर्द गिर्द बनते जा रहे हैं, अब सत्ता पक्ष के लपेटे में जनता के बीच सत्ता पक्ष की परिभाषा में ओम बिरला को भी देखा जा रहा है। ओम बिरला अब स्पीकर या निष्पक्ष स्पीकर के तौर पर जनता के बीच देखे जा रहे हैं। इस मुगालते में अब कोई नहीं है, जनता अब उन्हें सत्ता पक्ष के हिस्से के तौर पर देख रही है। और विपक्ष यही तो दिखाना चाहता है कि यह स्पीकर भी सत्ता पक्ष का हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है। और स्पीकर यदि सरकार का हिस्सा बनता हुआ नजर आए, मोटे तौर पर कहें तो क्रिकेट के मैदान में यदि अंपायर भी किसी एक पक्ष का खिलाड़ी नजर आने लगे, तो फिर उस खेल को खेल मानना खुद को मुगालते में रखने के बराबर माना जाता है। तो देखना है इस मुगालते से बाहर निकालने के लिए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या इस मुगालते को और स्थापित करने के लिए लाया जाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।